इवन हमारा जो लाहौर जिस जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, दिल है पाकिस्तान का दिल है, लेकिन यहाँ पे आपको हज़ारों लोग बेरोजगार मिल जाएंगे। तो हमने आज़ाद कश्मीर को ऐसा कुछ दिया नहीं है। नहीं, नाम तो दिया ना कि आज़ाद कश्मीर, यानी कि हमने ये तो दुनिया को बताया कि ये आज़ाद है, यानी नाम के हवाले से आज़ाद। अगर आपने ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना है तो वो आप हासिल कर लें, लेकिन जो ज़मीन पे टुकड़े पर रहने वाले लोग हैं उनके भी कुछ हकूक़ होते हैं, उनको भी कुछ देना होता है, उनको सेहत की सहूलियात देनी होती है, तालीम की सहूलियात देनी होती हैं, जो कि आपके पास देने के काबिल नहीं है यार आप लोग। अगर आप लोग काबिल नहीं है तो भाई देखें, आप जो कश्मीर के लोग हैं, मेरा को 3-4 कश्मीर के लोगों से वास्ता पड़ा है, उनमें से ज़्यादातर लोगों की मैंने राय ये देखी है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, ख़ासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे या ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। देखें, हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है, अगर वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो अपनी फील्ड का वो एक्सपर्ट है तो पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी अवाम और जो पाकिस्तानी की पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस तो बेचारे खैर उनको साइड पे करें, जो पीछे उनके हैंडलर्स हैं, उन्होंने हमें शुरू से यही सिखाया है कि हर जगह पे मुसलमान ठीक रह रहे हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बाकी हर जगह मुसलमान जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यशी कर रहे हैं। इनकी भी बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हमारा एक ऐसा जिसे हम दुश्मन समझते हैं। वो तो एक डिस्प्यूटेड मसला है ना। अगर आपने मुसलमानों के हुकूक की बात करनी है, फिर आप चाइना के अंदर भी करें, ठीक है, फिर आप रोहिंग्या के अंदर भी करें, फिर जिधर भी होगा, क्योंकि एक मुल्क के अंदर बहुत सारे मजहब रहते हैं और उन सब का किरदार होता है उस मुल्क की तरक्की के अंदर, और जिसके अंदर हमें इंडिया के अंदर वो चीज़ें नजर भी आ रही हैं। ठीक है, वहाँ पे ऊपर आप देखें उनकी इंडियन टीम के अंदर कितने मुस्लिम्स हैं जो खेल चुके हुए हैं। इरफान पठान देख लें, यूसुफ पठान देख लें, मोहम्मद शामी देख लें, जहीर खान देख लें, मोहम्मद कैफ देख लें, मोहम्मद सिराज, ठीक है, मोहम्मद सिराज देख लें। वहाँ पे देखें उसने CSS किया। मैं ये इंडियन लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार हमारे मुल्क का निज़ाम ये है कि उस बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से उठ के उसने CSS का इम्तिहान पास किया। पाकिस्तान का सबसे, ये क्लियर करेंगे, सबसे मुश्किल, सबसे मुश्किल इम्तिहान, जिसमें आपकी जो है ना वो चूज होने की रेशो तकरीबन 0.7% होती है, जितने लोग इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं। लेकिन वो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से उठ के उसने CSS का पेपर दिया, क्लियर किया और पोस्टिंग उसकी हुई। उसके बाद हमारे कुछ लोगों ने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी था, वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहा था, उसको काम नहीं करने दिया, आखिरकार वो डिप्रेस हो गया, उसने कर ली। शाह अकबर के बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, मैं उसका क्रिटिक नहीं हूँ। मैं उसको ये कहता हूँ कि 49 ईयर्स उसने रूल किया पूरे इंडिया के ऊपर, और उसने किस तरह हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सबको इकट्ठा करके रखा है। वही पॉलिसी जो है ना, अब ये मैं खास उस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, पूरी अकबर बादशाह की सोच नहीं थोप रहा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब उसी चीज को मेरा ख्याल है कि इंडिया इस टाइम लेके चल रहा है। उसने हमें जाके अमेरिका की वार के अंदर क्यों घुसेटा? 70,000 मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने वहां पे अपनी जान दी। पहले मुझे बताएं कि आपको मसला क्या था, आप क्यों अमेरिका की वार के अंदर जाके बढ़े हैं? आज तक हम उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भुगत रहे हैं, और अगले 40 साल तक हम भुगते रहेंगे। जनरल ज़िया-उल-हक प्रॉक्सी लेके आया पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब और ईरान की वार लेके आया, वहां पे हमारी मजहबी बुनियादी के ऊपर कितने तफरके फैले। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ दिलशाद भाई मौजूद हैं, और आप लोगों ने बड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में बोला कि भाई दोबारा से दिलशाद भाई को लेके आए। पाकिस्तान के फार्मर एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि अगर दोबारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो बालाकोट स्ट्राइक जैसा कोई दोबारा सिचुएशन बन सकती है। कश्मीर के हवाले से बहुत सा ऐसा डर है पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, कि जैसे पहले कश्मीर को आर्टिकल 370 हटाया गया, अब इस साइड वाले कश्मीर के ऊपर भी। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी पब्लिक क्या इसके ऊपर ओपिनियन रखती है, दिलशाद भाई क्या ओपिनियन रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम दिलशाद। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, ये आपको जो मैं अभी न्यूज़ बता रहा हूँ, एम्बेसडर हैं, रह चुके हैं अब्दुल बासी साहब, उन्होंने ये बोला है कि भाई बालाकोट स्ट्राइक जैसा फिर कोई सिचुएशन हो सकती है अगर वो इलेक्शन विन करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कैसा मतलब प्राइम मिनिस्टर समझते हैं अपनी उनकी पब्लिक के लिए? यार सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी है, उनका अपनी नेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा आदमी साबित हुआ है, क्योंकि इसके दौर के अंदर उसने बहुत तरक्की किया इंडिया ने। और ख़ास तौर पे आप देखें जो G20 हुआ है उसमें उसकी बड़ी अपना है अचीवमेंट। और उसके बाद जो उन्होंने, अब उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप उनकी मईशत देख लें,
वो मेरे ख्याल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उनके मुताबिक है कुछ ही सालों में वो 4th और 3rd लार्जेस्ट फोर्थ और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसके बाद रिसेंटली जो उनका कतर का इशू हुआ है, उसके बाद जो इसराइल का इशू हुआ है, उस सब में उन्होंने ना अपनी नेशन का मुकदमा जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है। ठीक हो गया। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ से देख लें, इकोनॉमी की तरफ से देख लें, या उनके देखें ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी जुबानें हैं, बहुत सारे मज़ाहिब ठीक हैं। है। उन सबको मेरे ख्याल इकट्ठा रखना यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जबरदस्त। अब पाकिस्तान के अंदर 90% से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन जहाँ पे हम इकट्ठा नहीं रख पा रहे, वहाँ तो हर 10-15 किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर बाद मजहब भी चेंज होता है, जुबान भी मजहब तो हर जगह पे मजहब के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जो उनको कल्चर कैरी करना और फिर उसके बाद उसको एक अच्छी सिचुएशन में फिट करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है मैनेज करने के लिए। आप हमारे यहाँ देख लें, हमारे यहाँ मुस्लिम जो है वो अक्सरियत के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो हमारे मजहबी बुनियादों के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं, होंगे वहाँ पे भी, लेकिन आप ये देखें ना कि वहाँ पे इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद मैनेज किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा यहाँ पे मैनेज नहीं हुआ, यहाँ पे तो एक अक्सरियत है, फिर भी मसाइल है। अच्छा दिलशाद भाई, आपने ये बात की कि यहाँ पे 90% मुस्लिम्स हैं या 90% से भी ज़्यादा, और वहाँ पे बहुत से ऐसे मज़हब के लोग रहते हैं। मेरे ख्याल से जो मैं फील करता हूँ जब उनसे मैं इंडियन से बात करता हूँ या मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, उनका ये मानना है या उनकी भी ये सोच बन चुकी है कि भाई हमारे यहाँ पे जो भी है वो इंडियन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने घरों में या अपने अपने वो उसमें होगा, लेकिन वो सब एक दूसरे को एज ए इंडियन समझते हैं। ये हमारे माइंड में कंसेप्ट है कि इंडिया में मुसलमान भी हैं, इंडिया में हिंदू भी हैं, इंडिया में मुसलमानों पे पता नहीं क्या है, या पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा। यानी पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने चाहिए, हिंदुस्तान में इंडिया वाले होने चाहिए, इंडिया में इंडिया वाले होने चाहिए। ठीक है, ये जब कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे मुस्लिम हैं, यहाँ पे हिंदू हैं, आपको नहीं लगता हमारी इस सोच से ही बहुत सा डिफरेंस आ जाता है? यार सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि मजहब का कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है, मजहबी बुनियादों के ऊपर आप किसी के ऊपर इंतशार नहीं फैला सकते, मजहबी बुनियादों के ऊपर आप किसी को पीछे नहीं रख सकते। आपसे मैं इतनी बात कहता हूँ कि यूरोप की तरक्की तब स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने पॉप को वेटिकन सिटी में बिठा दिया था और सियासी मामला से अलग कर दिया था। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ ये जो हमारे मुल्ले हैं, इनको मस्जिदों में बिठाएं और इनको एक जगह पे कैद कर दें। इनको कहें कि आपका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कैद ना करें, मजहब के हवाले। कैद करने से मुराद मेरा ये है कि इनको एक ऐसी स्पेस दें जहां पे ये पॉलिटिकल मामलात के अंदर अपना लुत्फ फ्राई ना करें। हमें कोई जरूरत नहीं है इनकी। एक आजकल के जो हमारे, अब आप 5वीं क्लास के बच्चे को उठा के पूछ लें कि जमीन क्या स्टेशनरी है, और हमारे 80-80 साल के उलमा कराम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं जमीन स्टेशनरी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि आप मजहबी बुनियादों पे मजहब को साइड पे रखें। देखिए, आपने प्रैक्टिस करना है मजहब, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, अपना मजहब प्रैक्टिस करे, किसी को कोई मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप मजहबी बुनियादों पर किसी और मजहब के लोग के ऊपर इंतशार करेंगे या उनको तंग करेंगे या उनके ऊपर जमीन तंग करेंगे, तो चाहे वो हमारा हिंदू भाई है, चाहे वो हमारा ईसाई भाई है, हम उसके साथ खड़े होंगे। हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं। जालिम अगर मुस्लिम भी होगा तो वो हमारे लिए बहुत बुरा है। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है। ये बातें कुछ लोगों को थोड़ी कड़वी लगती है कि यार ये कैसी बात करते हैं, मिनॉरिटीज की या हिंदुओं की या सिखों की बात करते हैं। मैं कहता हूँ हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं। आपने उनको हिंदू सिख क्रिश्चियन बनाया, हमारे लिए वो सब पाकिस्तानी है। जितना हम पाकिस्तानी है उतने ही उन्हें पाकिस्तान में राइट होना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान की तरक्की के अंदर सिर्फ मुसलमानों का हाथ नहीं है, यहाँ पे ईसाइयों का भी है। और रिसेंटली तो एक हमारे हिंदू भाई हैं, वो मेरे ख्याल है उधर गए हैं, क्या कहते हैं, हमारे एयर चीफ मार्शल बने हैं गालबन, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। तो हमारे यहाँ मैं ये कहता हूँ कि कोई जॉब्स आती हैं या कोई भी ऐसा मामला होता है तो हर मज़हब को प्रॉपर जो है वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि वो उसमें जाके अपना पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि एक मुल्क के अंदर बहुत सारे मज़हब रहते हैं और उन सब का किरदार होता है उस मुल्क की तरक्की के अंदर, और जिसके अंदर हमें इंडिया के अंदर वो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। ठीक है, वहाँ पे ऊपर आप देखें उनकी इंडियन टीम के अंदर कितने मुस्लिम्स हैं जो खेल चुके हुए हैं। इरफान पठान देख लें, यूसुफ पठान देख लें, मोहम्मद शामी देख लें, जहीर खान देख लें, मोहम्मद कैफ देख लें, मोहम्मद सिराज, ठीक है, मोहम्मद सिराज देख लें। वहां पे देखें, अब उनकी ये टीम के ये जितने मैंने आपको प्लेयर्स गिनवाए हैं ये सारे बैकबोन है उनकी टीम के। ठीक है, अगर मजहबी बुनियादी के ऊपर वो टीम सिलेक्ट करते तो शायद इंडिया अपने 6-7 स्टार से महरूम रहता। तो इसी तरह इमरान मलिक है कश्मीर से इमरान मलिक है इस तरह। और दूसरी बात मैं आपको कश्मीर पे तो नरेंद्र मोदी के पहले आ जाते हैं। मुझे लगता है कश्मीर पे मैं पहले सवाल करूंगा, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कश्मीर के हवाले से। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोगों को ये तासुर दिया जा रहा है मीडिया में कि अगर
इंडिया में प्राइम मिनिस्टर दोबारा जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो इस टाइम है नरेंद्र मोदी, वो दोबारा इलेक्शन विन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया, अब पाकिस्तान साइड कश्मीर भी जो है हाथ से चला जाएगा, ये तासुर दिया जा रहा है। मुझे बताएं आप कश्मीर के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, क्या वहाँ पे बड़े राइट दिए जा रहे हैं, क्या वहाँ पे क्या इसके ऊपर कहने चाहेंगे? यार मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है ना, वो मेरे ख्याल से वो इलेक्शन विन कर जाएगा, जो मेरी एक अपनी पर्सनल राय है। ठीक है। क्योंकि इंडिया के जो पॉलिटिक्स के हालात है वो मैंने देखे हैं कि जो कांग्रेस है वो बहुत दूर दूर तक उसका मुकाबला नहीं कर रही। अलबत्ता जो आम आदमी पार्टी है जिसकी दिल्ली के अंदर सरकार है ना, वो मुझे लगता है कि एक टफ टाइम दे सकती है। और पंजाब के अंदर उन्होंने कांग्रेस को और बीजेपी दोनों को बहुत टफ टाइम दिया है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम करवाया है। तो मेरे ख्याल से अगर नरेंद्र मोदी बनता है दोबारा प्राइम मिनिस्टर, तो कश्मीर के हालात जो हैं वो इस तरह के मामला बन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलें जी ठीक है, आपके नज़रिए के मुताबिक जो पाकिस्तानी अवाम सोचती है, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन सोचते हैं कि जी इंडिया जो है वो कश्मीर के ऊपर काबिज है, तो जो आप आज़ाद कश्मीर है आप हमारे पास जो है, उसको आपने कितने इख्तियारात दे दिए हैं, कितने हकूक दे दिए हैं? वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे बच्चा पैदा होता है और उसको मुलाजमत मिल जाती है। सर वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। इवन हमारा जो लाहौर जिस जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, दिल है पाकिस्तान का दिल है, लेकिन यहाँ पे आपको हज़ारों लोग बेरोज़गार मिल जाएंगे। तो हमने आज़ाद कश्मीर को ऐसा कुछ दिया नहीं है। नहीं, नाम तो दिया ना कि आज़ाद कश्मीर, यानी कि हमने ये तो दुनिया को बताया कि ये आज़ाद है, यानी नाम के हवाले से आज़ाद। अगर आपने ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना है तो वो आप हासिल कर लें, लेकिन जो ज़मीन पे टुकड़े पर रहने वाले लोग हैं उनके भी कुछ हकूक होते हैं, उनको भी कुछ देना होता है, उनको सेहत की सहूलियात देनी होती है, तालीम की सहूलियात देनी होती हैं, जो कि आपके पास देने के काबिल नहीं है। यार आप लोग, अगर आप लोग काबिल नहीं है तो भाई देखें, आप जो कश्मीर के लोग हैं, मेरा को 3-4 कश्मीर के लोगों से वास्ता पड़ा है, उनमें से ज़्यादातर लोगों की मैंने राय ये देखी है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते, जो कि मेरी एक पर्सनल राय, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं इस बात से। ज़ाहिरी बात है। और मैं जब कश्मीर गया हूँ, ख़ास तौर पे यूथ की बात करें, ख़ास तौर पे एजुकेटेड लोगों की बात करें, उन्होंने यही बोला है, लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर किया कि भाई पाकिस्तानियों से हमें कोई गुस्सा, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हमें बहुत से शिकवे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, एज ए नेबर, एक अच्छे नेबर के तौर पर रहना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी एक रियासत है और आज़ाद कश्मीर, या हमें जो है वो कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से वो बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि भाई असेंबली में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह बताया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस में हम जाके क्या ये नहीं कहते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहाँ पे जाके हम ये कहते हैं कि भाई कश्मीरियों को राइट दिया जाए। वहाँ पे भी जाके ये कहे ना कि भाई हम तो ये चाह रहे हैं कश्मीर पाकिस्तान बने। और कश्मीर तो बना लोगे पाकिस्तान, चलो आपने कहा अगर ख्वाब है, पहले नंबर पे तो ये ख्वाब आपका पूरा होने वाला है नहीं है। और अगर ये ख्वाब आप पूरा करना चाहते हैं तो मुझे यह बताएं, 4 सूबे तुम्हारे पास है ना, इन 4 सूबों को हमने क्या दिया है? इन्हें तो पहले पाकिस्तान बना के अंदर, केपी के अंदर अभी कबायली निज़ाम चल रहा है, अभी तक वहाँ पे जो हमारी जो इदारे हैं वो जहाँ पे लोगों को कत्ल नाहक कत्ल कर रहे हैं, मैं सीधी बात करता हूँ। उसके बाद सिंध के अंदर आप चले जाएं, इंटीरियर सिंध के अंदर, वहाँ पे जहाँ जानवर पानी पी रहा है वहाँ इंसान पानी पी रहा है। ठीक है, आप पंजाब की साइड पे चले जाएं, साउथ पंजाब के अंदर, वहाँ पे जाके आप हालात देख रहे हैं कि एक जो घर है उसकी मंथली इनकम 5,000 से भी कम है। ठीक है, ये मैं आपको हालात, मैं खुद साउथ पंजाब से हूँ, मुझे पता है कि साउथ पंजाब के क्या हालात हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर जाके देख लें, बलूचिस्तान का 70% से 60% ऐसा इलाका है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो आपके पास जो अपना इलाका है ना, उसको यार आप बेहतर कर लें। मैं आपको बताऊँ, यूके जो है वो शायद हमारे पाकिस्तान से बहुत छोटा है रकबे के लिहाज से, लेकिन वहाँ के लोग कितने सुखी हैं, वहाँ के लोगों के पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं। यार ज़मीन का टुकड़ा हासिल नहीं करना होता, मैं आपको पहले कहा है कि आपने लोगों पे, जहाँ पे वो रहने वाले लोग हैं, उनको इंसाफ फराहम करना, फैसिलिटीज़ देनी होती हैं ताकि वो वहाँ पे रहना चाहें। अब यूके पाकिस्तान से भी छोटा है, इंडिया से भी छोटा है, हर बंदा वहाँ पे जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? उनको पता है कि यार वहाँ पे इंसानी हकूक है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे एहतरामे माल, एहतरामे जान है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है पाकिस्तान में कि यार आप कैसी इलॉजिकल बात कर रहे हो, बेतुकी बात कर रहे हो, आप यूके से कंपेयर करते हो, कभी किसी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करते हो, कोई भी कंट्री है, अभी तो हमें बने सिर्फ 76 साल हुए हैं, पाकिस्तान बने, थोड़ा टाइम लगेगा बेहतरी के आने के लिए। तो उनके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बांग्लादेश को फिर कितना टाइम लगा हमसे आगे जाने के लिए, इंडिया भी हमारे साथ था, वो कहाँ से कहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। ये लॉजिक्स नहीं बनते। आप इसके ऊपर क्या कहना, जो लोग ये कहते हैं कि भाई फिर हम पाकिस्तान को सूडान के साथ कंपेयर कर लेते हैं, इजिप्ट के साथ कर लेते हैं, ठीक है, इन लोगों के साथ कर लें। यार आपने हमेशा उसको देखना होता है जो आपसे आगे जा रहा होता है और उससे सबक सीखना होता है। बराबर और आगे चला गया हो यार, उससे आप सबक सीखते हैं। अब हम मिसाल उन्हीं लोगों की देंगे ना जो वहाँ पे आपके साथ चले थे
और वो अब तरक्की कर गए और आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ 75 से 76 सालों के अंदर हम एक अपनी कौम को एक पॉलिटिकल निज़ाम तक नहीं दे सके। ठीक हो गया। एक पॉलिटिकल निज़ाम, डेमोक्रेसी हकीकी हम तो अभी तक डेमोक्रेसी, यार देखिए अब तो अभी तक डेमोक्रेसी तक नहीं पहुंचे। हमारे यहाँ जर्नैलों ने, मतलब कि जो फौज है उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे पॉलिटिशियन से ज़्यादा रूल किया है। आप चाहे जनरल अयूब खान को देख लें, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को देख लें, ज़ियाउल हक को देख लें, ठीक है, इन्होंने हम पे ज़्यादा रूल किया है। तो मुझे ये बताएं कि अभी तो हम हकीकी मानों में डेमोक्रेसी तक नहीं पहुंचे। मैं आपको हमेशा हल बताता हूँ। लोग बहुत सारी बात करते हैं, कुछ लोग कैपिटलिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, मैं डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। मैं कायल हूँ डेमोक्रेसी का, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने हालात बेहतर करने हैं तो आपने डेमोक्रेसी को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ या तो आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं ना, तो फिर आप खुल्लम खुल्ला ऐलान करें कि डिक्टेटरशिप आप चाहते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट बहुत पुरानी है, वो कहता है कि हमें तो ये नहीं पता पाकिस्तान में किससे बात करें। यहाँ पे पॉलिटिशियंस मामला चला रहे हैं, फौज मामला चला रही है, इदारे मामला चला रहे हैं, ये एजेंसीज चला रही हैं। अब मैं एक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके ऊपर एक ISI का वो क्या नाम है उसका, जनरल था, उसका मैं प्रोग्राम सुन रहा था। उस बंदे का ये कहना था कि ISI किसी को जवाब दे नहीं है। ठीक हो गया। क्यों जवाब दे नहीं है? वजह, जब हमारी पार्लियामेंट जवाब दे है, जब हमारा सेनेट जवाब दे है, जब हमारा पुलिस का निज़ाम जवाब दे है, तो वो क्यों जवाब दे नहीं है? मैं एक सवाल करता हूं उनसे। ठीक है, सवाल करना आपका राइट है, लेकिन सवाल उतना ही कीजिएगा कि जितना आपको जवाब अच्छे से मिल जाए। ये ना हो कि आपको जवाब मिले ना मिले, हम आपको ना मिले या आप हमें ना मिले। खैर देखें, सवाल करना हर एक का राइट है। दिलशाद भाई मुझे ये बताएं, यहाँ पे जब बात की जाती है, हम पाकिस्तान में खड़े होकर, लाहौर में खड़े होकर इंडिया की बात कर रहे हैं, मोस्टली करते हैं ओपनली। मैं कहता हूँ कि हम उनके जो उनसी पॉलिसीज़ हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं और ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे वो कहाँ पे चले गए, हम कहाँ पे खड़े हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जा सकता, मतलब बना पा रहे हम कि भाई किसी से देख के सीखा जा सकता है। हम उनके प्राइम मिनिस्टर को हमारी नज़र में मतलब एक हिंदुओं का एक अलग ही कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि शायद वो इंसान नहीं है, जबकि वो हर दुनिया की हर फील्ड में, और लोग उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में आप चले जाएं, इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। दुनिया के किसी कंट्री में चले जाएं, इंडियन को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। लेकिन हमारी आंखों के आगे जो पट्टी बंधी है, सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे या ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। देखें, हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है, अगर वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो अपनी फील्ड का वो एक्सपर्ट है तो हम इस चीज़ का कायल हैं। भाई देखो, काबिलियत देखी जाती है, मजहब, फिरका, मसलिक, हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक बंदा ताल्लुक अगर है भी है तो आप अपनी जगह पे ताल्लुक रखें। जो आपने करना है, जो मैंने करना है, मैं करूँ। मैं किसी के ऊपर किसी को नहीं है कह सकता। आप देखें, अगर मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, अगर मैंने अलजबरा सीखना होगा तो मैं मुल्ले के पास जाऊंगा या एक ऐसे हिंदू भाई प्रोफेसर के पास जाऊंगा जो कि मैथ के अंदर उसने PhD की होगी। मुझे तो मुल्ले के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो पता है, मैंने मुल्ले को कहना कि 2 लफ्ज़ अंग्रेजी के पढ़ के दिखाओ, उसने वहाँ पे खत्म हो जाना है। और इनके फतवे सुन लो तो ये फतवे ऐसे ऐसे लगा रहे हैं फिरते। अब देखो, इंडिया के अंदर जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे थोड़ी इस मामले में बेहतरी है कि वहाँ पे मुल्लों का इतना ज़्यादा जो है ना वो राज नहीं है जितना हम वहाँ पे भी वो खुल्लम खुल्ला जो स्टेटमेंट देनी होती है देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक लोग नहीं सुनते उस तरीके से, वो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे। यहाँ पे तो जाके यार वो हमारे ईसाई भाई, उनकी बेचारों की वो जाके उन्होंने इबादत गाहें को तबाह कर दिया। पूरा मोहल्ला उन्होंने पूरा मोहल्ला उजाड़ दिया। और बेशर्मो बेगैरतो, तुम लोगों को क्या जरूरत थी कि तुम लोग वहाँ पे जाके पहुंचे? मुझे ये बताएं कि आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, किस इस्लाम की किस कुरानी वर्ष में लिखा हुआ है कि आप जो है वो किसी की इबादत का तोड़ सकते हैं? वहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि आप एक इंसान को भी अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो आप पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचाएंगे। आपने बोला कहाँ पे लिखा है, नो डाउट ये चीज़ें बड़ी एक डीपली बात चली जाएगी। लेकिन जब हिंदुस्तान में बरसगीर में जब इस्लाम आया, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं, तो बहुत से मंदिर जो है वो डिमोलिश किए गए इस नाम पे कि भाई हम इस्लाम का झंडा गाड़ रहे हैं, हमने बरसगीर को फतह कर लिया है। यानी कि वो कह लेंगे ये जबरदस्ती हुई ना कि आप किसी जगह पे। बादशाह अकबर के बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, मैं उसका क्रिटिक नहीं हूँ। मैं उसको ये कहता हूँ कि 49 ईयर्स उसने रूल किया पूरे इंडिया के ऊपर, और उसने किस तरह हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सबको इकट्ठा करके रखा है। वही पॉलिसी जो है ना, अब ये मैं खास उस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, पूरी अकबर बादशाह की सोच नहीं थोप रहा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब उसी चीज़ को मेरा ख्याल है कि इंडिया इस टाइम लेके चल रहा है कि वो मुसलमानों को भी दे रहा है,
ईसाई हिंदुओं को भी दे रहा है और बाकी सबको भी वो प्रॉपर हकूक जिसके जो राइट हैं वो राइट बनते हैं। वहाँ पे यार अब देखें दिवाली की छुट्टी होती है, ईद की छुट्टी होती है, उनके जो अपने जो एक फेस्टिवल्स हैं उनकी छुट्टी होती है। और उनकी हर एक फील्ड में, मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी मुस्लिम हिंदू या इस तरीके से कोई बात होती है कि वहाँ की हर एक फील्ड में मैं आपको कई ऐसे नाम दिखा सकता हूँ जो मुस्लिम है, खासतौर पे मुस्लिम वुमेन है, और वो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नाम है उनका। वो वहाँ के जो उनसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो क्लियर करती हैं और बड़ा बड़ा मतलब वो काम कर रही हैं बड़ी अपनी कंट्री के लिए। वो यार हमारा तो ये हाल है, वो एक रिसेंटली सोशल मीडिया पे बड़ी खबर चल रही है, वो बिलाल पाशा लड़का है, उसने CSS किया। मैं ये इंडियन लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार हमारे मुल्क का निज़ाम ये है कि उस बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से उठ के उसने CSS का इम्तिहान पास किया, पाकिस्तान का सबसे, ये क्लियर करेंगे, सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा मुश्किल इम्तिहान, जिसमें आपकी जो है ना वो चूज होने की रेशो तकरीबन 0.7% होती है जितने लोग इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं। लेकिन वो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से उठ के उसने CSS का पेपर दिया, क्लियर किया और पोस्टिंग उसकी हुई। उसके बाद हमारे कुछ लोगों ने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी था, वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहा था, उसको काम नहीं करने दिया, आखिरकार वो डिप्रेस हो गए, उसने कर लिया। तो हमारे मुल्क का ये निज़ाम जान से जाता रहा, अपनी जान से जाता रहा। तो हमारे मुल्क का निज़ाम ये है कि अगर आप किसी पावर वाली जगह पे पहुंच भी जाए ना तो आप फिर भी अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही उस तरीके से एक मतलब कह लें कि एक गंद का या एक बीमारी का शिकार हो चुका है। बहुत ज़्यादा बीमारी। ये देखे ना हमारे यहाँ ना, मैं आपको एक सही बात बताऊं कि हमारे यहाँ एक कॉल आती है प्राइवेट नंबर से, वहाँ पे प्राइवेट नंबर लिखा होता है और वहाँ पे कॉल आती है और आपको जो मनवाना होता है ना वो एक कॉल पे आपने मानना होता है। अगर आप नहीं मानोगे तो आपकी 80 साल की माँ भी अगर घर में है तो उसको भी ठुड्डे पड़ेंगे, ठीक है। और अगर 70 साल का आपका बुजुर्ग अब्बा है तो वो भी जेल में होगा। दिलशाद भाई, इधर मेरा ये भी एक सवाल है, क्योंकि हमें हर चीज़ को देखना चाहिए, जहाँ पे हम क्रिटिसाइज करते हैं वहाँ पे ये भी देखना चाहिए। आपकी मेरे साथ कितनी वीडियोस हैं, कितने 5, 6, 7, 8 प्रोग्राम हैं, तो आप तो खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। आपको आप अगर यही बात है कि जो उनके खिलाफ बोलेगा उठा लिया जाएगा, मेरा एक सवाल है, तो आप अभी तक आप तो बिल्कुल ये बात डिबेट के काबिल है, मजा आया, डिबेट करेंगे इस बात पे। आप मुझे हमें ये नहीं कि सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और ये करते हैं, दोनों साइड को इस बात पे डिबेट करेंगे। आप मुझे बताएं मेरी जितनी वीडियोस हैं, क्या आप एक भी वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला सकते हैं? पहले सवाल का जवाब दे दे। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप मेरी वीडियो चला सकते हैं? नहीं चला सकते आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे। और दूसरा पॉइंट, आप ये जो मेरी वीडियोस हैं, अभी आप किसी ऐसे इदारे का आदमी है उसके सामने ये वीडियोस दिखा दें, दूसरे दिन वीगो डाला ना पहुंचाओ तो मुझे भाई मेरी फैमिली मुझे खुद कहती है कि भाई इतना ओपनली मत बोलें, आपको ये उठा के ले जाएंगे। और दूसरी बात, हमारे पास मिसालें हैं। हम शुरू होते हैं, 70 साल की हिस्ट्री है, हम सबसे पहले शुरू होते हैं लियाकत अली खान का मर्डर किसने किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराब एम्बुलेंस किसने दी, डेमोक्रेसी किसने नहीं चलने दी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे जब उनकी डेथ हुई है, कौन था वो? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, कौन था? बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया, कौन था? नवाज शरीफ को जिला वतन किया गया, कौन था? इमरान खान को जेल में डाला गया, कौन था? कौन है ऐसा? क्या हमारे सारे पॉलिटिशियन गंदे हैं? चलो मान लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस टाइम का सबसे पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, और उसका क्या हाल हमने किया। इमरान खान इस दफ़ा, इस टाइम इमरान खान का इस वेव चल रही है। आप अभी सर्वे करवा लें, अगले दिन डॉन न्यूज़ वालों ने सर्वे करवाया, डॉन न्यूज़ के पता नहीं कौन, दी न्यूज़ वालों ने, इमरान खान की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। इसमें तो कोई शक नहीं, हम भी जिससे भी बात करते हैं मोस्टली लोग इमरान खान साहब के फेवर में ही बात करते हैं, और वो मतलब यूथ में खास तौर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लास्ट में दिलशाद भाई मुझे ये बताएं, आपको अगर ये मैं सवाल करूं, मतलब एज ए जर्नलिस्ट, एज ए यूट्यूबर मैं आपसे सवाल करूं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर आपको पाकिस्तान में चाहिए? यार बिल्कुल चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी को उठा के यहाँ पे ले आओ, ना वो आएंगे, ना वो आएंगे, वो अपनी नेशन के लिए काम कर रहे हैं। यार आप देखें, सबसे पहले ना तो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम बेहतर होना चाहिए। सबसे पहले आप डिक्लेयर करें कि यहाँ पे डेमोक्रेसी चलेगी या डिक्टेटरशिप चलेगी, जो निज़ाम आपको बेहतर लगे। ये नहीं हो सकता कि आप आगे डेमोक्रेसी चल रही हो और पीछे डिक्टेटरशिप चल रही हो। क्लियर होना चाहिए, पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए, चाहे वो डिक्टेटरशिप के थ्रू हो, चाहे वो आपकी डेमोक्रेसी के थ्रू हो, या कोई भी निज़ाम है। आप शरी निज़ाम ले आए, इस्लामिक निज़ाम ले आए, लेकिन खिलाफ करता हूँ। पाकिस्तान डिक्टेटरशिप के साथ नहीं चल सकता। हमने ये तजर्बे 3 से 4 दफ़ा कर चुके हैं और ये तजर्बा कभी कामयाब नहीं रहा। लोग ये भी बड़ा कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है वो हुई है मार्शल लॉ के दौर में है, जब भी पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हुई है वो हुई मार्शल लॉ के दौर में। उन्हें ये नहीं पता, अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री को देख लें कि जब जब मार्शल लॉ आया तब हमें फंडिंग भी बहुत ज़्यादा आई है, कभी अफगान वार की सूरत में, कभी किसी सूरत में, कभी जो रिफ्यूजी। दो डिक्टेटर्स को डिस्कस कर लेता हूँ। एक जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने हमें जाके अमेरिका की वार के अंदर क्यों घुसेटा? 70,000 मुसलमानों ने, सॉरी पाकिस्तानियों ने वहाँ पे अपनी जान दी।
पहले नंबर मुझे बताएं कि आपको मसला क्या था, आप क्यों अमेरिका की वार के अंदर जाके बढ़े हैं। ठीक है, और आपके आज पास तक उसका रिजल्ट आज तक हम उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भुगत रहे हैं और अगले 40 साल तक हम भुगते रहेंगे। जनरल ज़ियाउल हक प्रॉक्सी वार लेके आया पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब और ईरान की वार लेके आया, वहां पे हमारी मजहबी बुनियादी के ऊपर कितने तफरके फैले। लाल मस्जिद का वाकया आपके सामने है। उसके अलावा ज़ियाउल हक के अंदर दौर के अंदर मुसलमानों ने एक दूसरे को काटा है, वो कहाँ पे है। तो डिक्टेटरशिप के अंदर पाकिस्तान ने कभी तरक्की नहीं की। तब हमें मुसलमान या तब हमें जो है वो ये जुल्म होता याद नहीं है जब हम खुद करते हैं। बलोचिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम उस तरीके यार से चाइना के अंदर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानी बात नहीं करते कि चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है, नहीं बात करते। रोहिंग्या के अंदर हो रहा है, नहीं बात करते, क्योंकि मस्जिदें नहीं बनाई देनी जा रही और जो बनी है उन्हें भी उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया जा रहा है या कुछ को डिमोलिश किया जा रहा है, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी अवाम और जो पाकिस्तानी की पॉलिटिशियंस हैं, और पॉलिटिशियंस तो बेचारे खैर उनको साइड पे करें, जो पीछे उनके हैंडलर्स हैं उन्होंने हमें शुरू से यही सिखाया है कि हर जगह पे मुसलमान ठीक रह रहे हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बाकी हर जगह मुसलमान जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यशी कर रहे हैं। फलस्तीन की भी बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हमारा एक ऐसा वो जिसे हम दुश्मन समझते हैं, वो तो एक डिस्प्यूटेड मसला है ना। अगर आपने मुसलमानों के हुकूक की बात करनी है फिर आप चाइना के अंदर भी करें, ठीक है, फिर आप रोहिंग्या के अंदर भी करें, फिर जिधर भी होगा फिर सबसे पहले लाहौर के अंदर करें, या क्या यहाँ पे आप हर एक को प्रॉपर राइट मिल रहे हैं, या यहाँ पे जो सा इंसाफ का सिस्टम बहुत बेहतर से बेहतरीन है। मैं तो कहता हूँ कि आप दूर ना जाएं, आप बलोचिस्तान में चले जाएं। बलोचिस्तान के अंदर देख ले, मैंने आपको बताया कि यार वहाँ पे इंसान रहते हैं और इंसानों का ये हाल है कि आजकल के दौर के अंदर 70% से ज़्यादा रकबा जो उनका वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा, तो बलोचिस्तान के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में बात क्यों नहीं की जाती? मतलब होता है ना कोई इशू डिस्कस किया जाए, कोई एक जर्नलिस्ट जो करते थे उन्हें वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया से हटा दिया गया। भाई पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रामेबाज है वो पैमरा है, ठीक है। पैमरा जी, मैं इंडियन अवाम को बता देता हूँ, पैमरा वो होता है जो कि हमारे चैनल्स को कंट्रोल करता है। जब भी आप वहाँ पे बैठ के इदारों के खिलाफ बात करेंगे या इदारों के जो बात आप हक की करेंगे वो खुद ब खुद इदारों के खिलाफ तो करनी भी नहीं ना चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप हक की बात करेंगे वो खुद ब खुद उनके खिलाफ हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप बात करेंगे आप 2 से 4 दिन के अंदर आपका या तो फिर वो प्रोग्राम बैन हो जाएगा या आप उठा लिए जाएंगे या आपका चैनल ही बंद हो जाएगा। और मैं अपनी भी बात करता हूँ कि बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया है इस टाइम, अगर टीआरपी की बात करें या सोशल मीडिया पे बात करें, बहुत से लोग देख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत से लोग, बहुत से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे होना चाहिए था, लेकिन आपने जो कंटेंट सेलेक्ट कर लिया है या जिन टॉपिक्स पे आप बात करते हो, आपने अपना मेन स्ट्रीम मीडिया का कैरियर खत्म कर लिया है, आप आगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं ये कहता हूँ अगर यही कैरियर है, अगर यही फ्यूचर है कि भाई आप वही बात करो जो आपको आपके अदारे बोले, आप वही बात करो, यानी हक और सच की बात ना ओपनली कर पाओ, तो मेरे ख्याल से मुझे फिर सोशल मीडिया पे रह के काम करना बहुत बेहतर और बेहतरीन लगता है। अदरवाइज रिसेंटली एग्जांपल है मेजर आदिल राजा। मेजर आदिल राजा यार वो यूके के अंदर मेरे ख्याल बैठा हुआ है और वो वीडियोस रिकॉर्ड करवाता था और वो हक सच की बात करता था। नहीं देखें, वो हक सच की बात अगर करते थे वो अपनी जगह, लेकिन मुझे उनसे एक चीज पे खिलाफ है, खबर के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट किया है। जो आपने खुद देखा उनको इस तरह, ये खबर ऐसी आई है, और अगर तो उसने ये हरकत की है तो हम इसको कंडेम करते हैं, और अगर वो इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करता हम उसको भी कंडेम करते, अगर वो इसराइल के फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करता हम उसको भी करते। कोई देखें, जो फ्लैग होता है ना वो किसी भी कौम की इज्जत की निशानी होता है, ठीक है। तो मैं तो किसी भी कौम के फ्लैग की बेइज्जती की जाएगी मैं तो उसको कंडेम करूंगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं कि मेजर ओवो जो आदिल राजा उसके ऊपर सिर्फ इल्जामात लगाए गए, अब उसके ऊपर उसको कोर्ट मार्शल कर दिया गया। मजे की बात सुन लें, कुछ दिन पहले आपकी बात सुनते, कुछ दिन पहले उन पे ये इल्जाम लगाया गया कि वो इंडियन एजेंट है, मतलब इंडियन एजेंट हैं, रॉ के जो उनसे लोग हैं उनके साथ राब्ते में है। यकीन माने जिन यूट्यूबर्स का नाम लिया गया, उनका मतलब उन इंडियन यूट्यूबर का नाम लिया गया कि भाई ये रॉ के एजेंट हैं और आदिल राजा के साथ राब्ते में है, मैंने उनसे बात की, मैं ये कह सकता हूँ कि यार उनका उस तरीके से आपने इराक का एजेंट बनना है ना, तो मैं आपको एक सिंपल लाइन बता देता हूँ, आप इराक एजेंट बन जाएंगे। आप ये पूछेंगे हमारे ऊपर मार्शल लॉ क्यों लगता है, अगले दिन आपके ऊपर स्टेटमेंट आएगी कि ये इराक एजेंट है। ठीक हो गया। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, भाई हमारी डेमोक्रेसी हमें चाहिए। कायदे आजम जो हमारे लीडर थे उन्होंने हमें डेमोक्रेसी दी थी, हम डेमोक्रेसी के मानने वाले, हमें डेमोक्रेसी दो। आप सियासत पॉलिटिक्स से किक आउट हो जाओ, हम आपसे दूसरा सवाल ही नहीं पूछेंगे। जबरदस्त, रिस्पेक्ट करते थे, रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते रहेंगे, लेकिन सवाल करना भी मेरी जिम्मेदारी है, जवाब देना। और आपका मतलब यह है कि थोड़ा बहुत बनता है कि थोड़ा ये भाई हम गूंगे शैतान नहीं बनेंगे। अगर आप अच्छी हरकत करेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, चाहे जितना पूरा जमाना हमारा मुखालिफ हो जाए, लेकिन अगर आप बुरा काम करेंगे तो हम आपकी तारीफ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि मारने का इख्तियार आपके पास है, बिस्मिल्लाह करें, ये हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम जो है वो बात वही करेंगे
जो फैक्ट के ऊपर होगी, और अगर किसी को मसला है तो हमारे साथ आके डिबेट कर सकता है। यहाँ पे गलती हुई, गलती मानेंगे भी। मानेंगे। अब मैं लॉजिक से बताए, हमें बुक से दिखा दे, हमें फैक्ट से बता दे कि ये बात आपने गलत की है, उसी अगले दिन हम अपना रुजू रिकॉर्ड करवा देंगे, भाई हमने ये बात गलत की। यही चीज़ है, और मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि भाई मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जहाँ पे मिस्टेक हो आपके पास ये इख्तियार है कि आप आगे डिबेट करें, बात करें, हम अपनी मिस्टेक को भी मानेंगे। उठा लेना, ये करना, ये मतलब ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। दिलशाद भाई की बातें आपको कैसी लगी? बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ओपन बात करते हैं, बगैर किसी डर, बगैर किसी खौफ के बात करते हैं, जो कि मैं शायद उस तरीके से नहीं कर पाता जो बातें ये करते हैं। मुझे इनकी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायर होता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर ऐसे नौजवान होंगे और पाकिस्तान के लोगों में ये अवेयरनेस अगर फैलाने में हम अपनी कुछ ना कुछ एफर्ट करेंगे, तो कभी एक दिन ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान के लोगों को कदर होगी कि हम आज क्या बात कर रहे हैं। आज चाहे हम पे टैग लगा दिया जाए, लेकिन 20 साल बाद, 30 साल बाद यही वीडियोस अगर कोई देखेगा तो कहीं ना कहीं दिल में उसके बात ज़रूर आएगी। एक लास्ट बात मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी की कदर करें, डेमोक्रेसी के लिए खड़े हो जाएं, डेमोक्रेसी की कदर करें, यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, किसी डिक्टेटर को, किसी इदारे को मत सपोर्ट करें। आप डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करें यार। डेमोक्रेटिक बंदा, अगर आपके पास ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी तो आप में से कोई भी बंदा जो है वो ऊपर आ सकता है। डेफिनेटली। अच्छा लगा जी बात करके। आपको दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी और इनसे नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम डिबेट करें, बात करें, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह।